आज के लेक्चर में अपन एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत एटमॉस्फेयर जिसे अपन वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर के डेफिनेशन का मतलब अर्थ क्रस्ट के चारों तरफ जो गैसेस एनवेलप हैं उसे अपन एटमॉस्फेयर कहते हैं। थिक गैसेस मेंटल विच सराउंड्स अर्थ सरफेस, तो ये एटमॉस्फेयर कहलाता है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। एक जो एटमॉस्फेयर है वो सॉइल का भी एटमॉस्फेयर होता है। जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है इसके समान एक मृदा के अंदर भी मृदा का खुद का सॉइल हैज इट्स ओन एटमॉस्फेयर। सॉइल के अंदर जब अपन आगे सॉइल पढ़ेंगे तो सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं, एक सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और एक सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं। सॉइल पार्टिकल और सॉइल एग्रीगेट्स जो है इनके बीच में जो स्पेस होते हैं वो पोर स्पेस कहलाते हैं। तो ये पोर स्पेस जो होता है यहाँ पे इनका एक एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस, मॉइस्चर के रूप में वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सब ह्यूमस और ये पाए जाते हैं। तो सॉइल का भी अपना खुद का एक इकोसिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, जो अपन एडिटिव फैक्टर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अपन जब इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर अपन तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे। एक गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स यानी वायुमंडलीय गैसें, दूसरा अपन विंड के बारे में पढ़ेंगे यानी पवन, और थर्ड जो है वो फायर के बारे में, आग। ये तीनों एटमॉस्फेरिक फैक्टर के रूप में। तो गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स जो है, जो इसके गैसीय घटक हैं, उसमें देखिए पृथ्वी के जो अर्थ क्रस्ट है, सरफेस है, वहाँ से जब अपन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस पे जाते हैं, अबव सी लेवल जब हाइट की बात करते हैं तो ये 300 किलोमीटर के आसपास, 300 किलोमीटर के आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर की लेंथ है। परंतु ये जो पोलर रीजन जो होते हैं वहाँ पे इसकी हाइट बहुत कम है। पोलर रीजन पे हाइट कम हो जाती है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन पे उसका हाइट 300 किलोमीटर से है। अब ये जितना 300 किलोमीटर में जितना गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसका 95% जो वॉल्यूम है, 75% जो एयर जो होती है वो केवल 20 किलोमीटर हाइट तक पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट से 20 किलोमीटर हाइट, जिसे अपन शुभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, उसके अंतर्गत ये 95% एयर का घटक होता है। रिमेनिंग 5% है वो 280 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स है यानी वायुमंडल, इसमें कौन कौन से घटक हैं। एक तो इसमें प्रिंसिपल जो गैसेज है, मुख्य जो गैसेज हैं, जिसमें अगर अपन 8-10 गैसों की बात करते हैं तो उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है जो गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो अपन को याद होना चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें सबसे हाईएस्ट जो गैस का वॉल्यूम है वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का है, जैसे अपन देखो पॉइंट के बाद में 4 और डिजिट लेना है तो 78.0841 है, यानी 78% के आसपास अपन मानते हैं नाइट्रोजन जो हाईएस्ट है। परंतु एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसकी तुलना में सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कम होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 20.9486 यानी नियर 21% के आसपास है। थर्ड नंबर पे है वो गैस है आर्गन, 0.9340 पे आर्गन है। और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है। ये है 0.0318%, तो इसको 0.03% याद रखना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये दोनों जो गैसेज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ज़्यादातर प्लांट्स है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में जो 0.03% है, उसके अगेंस्ट में अगर अपन सॉइल के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे इसकी तुलना में उसका परसेंटेज हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो गैसेज है वो नियोन है, फिर हीलियम का नंबर आता है, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, हाइड्रोजन और फिर मीथेन। ये मीथेन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर काउंट किया गया है। और नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके बाद में ये ओजोन है। ओजोन में देखिए 0 पॉइंट के बाद 0.0004% है ओजोन।
तो ये बहुत कम मात्रा में जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है। एक जो ओजोन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ओजोन जो है मुख्य जो ओजोन की परत के रूप में जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में जो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन करती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में एक कवच के रूप में है। परंतु एक ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन और बनती है जो सौर मंडल में फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा एक ओजोन बनती है, वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में होती है जिसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। लेकिन वो काफ़ी हैजार्डस होती है, हार्मफुल होती है। ट्रोपोस्फेरिक वो एक पॉल्यूटेंट्स के रूप में होता है। तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शनल वेरियस गैसेज हैं। इनके अलावा एटमॉस्फेयर में देखिए वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर वेपर जो होती है ये वाटर वेपर ह्यूमिडिटी के रूप में वायुमंडल में नमी को बनाए रखती है और वाटर वेपर भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में उसको माना गया है। तो वाटर वेपर जो होती है, और वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल होता है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जहाँ ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होती है और ऐसी जगह पे वाटर वेपर ज़्यादा बनती है और वहाँ पे नमी रहती है और हैवी रेनफॉल होता है। और जहाँ पे ओपन एरिया है, डेजर्ट है, वहाँ पे वाटर वेपर का मात्रा बहुत ही कम रहती है। तो वाटर वेपर के कारण रेनफॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वाटर वेपर जो है वो ट्रांसपिरेशन की रेट को डिक्रीज करता है। जहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी। इसके अगेंस्ट में अगर डेजर्ट की बात करते हैं वहाँ वाटर वेपर का परसेंटेज बहुत कम होता है, तो वहाँ हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन पाया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैसेज है, जहाँ पे अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियल गैसेज जो होती हैं वो भी पॉल्यूटेंट्स के रूप में एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, ये धूल के कण अलग अलग काफ़ी रोल प्ले करते हैं बादल बनने की घटनाएं वगैरह में। स्मोक पार्टिकल्स वगैरह ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल या पर्टिकुलेट मैटर के रूप में पाए जाते हैं। कुछ फंगल स्पोर जो लोअर स्ट्रेटा है उसमें फंगल स्पोर है, माइक्रोब्स के अलग अलग स्पोर है, माइक्रोब है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये सारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जो भी वायुमंडल है उसके अंदर जो अर्थ क्रस्ट से लगाकर जब अपन सी लेवल से वर्टिकल हाइट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहेंगे कि एक तो जब अपन समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे शोक मंडल जो होता है यहाँ पे सबसे पहले जो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। इसके अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है और शोक मंडल में -60 तक वो जा सकता है। हाईएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे आपको जाएगा। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर में किस प्रकार से वेरिएशन आ रहे हैं। और इसके बाद में जब अपन अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोलर रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे चूँकि हाई टेम्परेचर रहता है और ट्रांसपिरेशन की रेट भी ज़्यादा है और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे हीटिंग एक्शन ज़्यादा होता है वहाँ की एयर जो है वो हल्की हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एयर प्रेशर है वो कम रहता है। इसके अगेंस्ट में जो पोलर रीजन है, साउथ और नॉर्थ पोल है, उसकी तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। इसलिए जो विंड्स है, हवा जो है वो पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ मूव करती है। अब अपन जो एटमॉस्फेयर की जितने भी जोनेशंस है उन जोन को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर आता है जिसे अपन सौर मंडल कहते हैं और इसमें जो वेदर फिनोमेना जितने भी हैं, वेदर रिलेटेड जो फिनोमेना है, मौसमी घटनाएं जितनी भी हैं जिसमें बारिश है, रेनफॉल है, हेल स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, थंडरिंग है, साइक्लोन है, टोर्नाडोज है, ये बहुत जितने भी हैं प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं वो सारी इसी जोन में होती है। वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। ये 20 किलोमीटर हाइट होता है। ये इक्वेटोरियल रीजन पे अपने सरफेस से 20 किलोमीटर हाइट की ओर होता है, परंतु पोलर रीजन पे ये 8 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वहाँ पे हाइट इसकी कम होती है तो वो क्षोभ मंडल कहलाता है। और क्षोभ मंडल में जब अपन वर्टिकल हाइट की ओर जाते हैं 1.5 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है और सबसे लोएस्ट जो है -60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पहुंच जाता है और उसमें सारे वेदर रिलेटेड जो है वो फिनोमेना को संपन्न होते हैं। तो ये आपका ट्रोपोस्फीयर है।
इस ट्रोपोस्फीयर के आगे जो है जो नेक्स्ट स्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होने से पहले ट्रोपोस्फीयर और उसका एक ट्रांजिशन जोन होता है जो कुछ किलोमीटर तक होता है, उसे अपन ट्रोपोपोज कहते हैं। ये ट्रोपोपोज कहलाता है, जहाँ पे इसकी कंडीशन थोड़ी रुक जाती है वो ट्रोपोपोज कहलाता है। इसके बाद में फिर आता है सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। देखिए इसमें तापमान लगभग समान रहता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, परंतु इसमें देखिए हाइट जो है वो इक्वेटर से रीजन से 30 किलोमीटर हाइट की तरफ लगभग ये होता है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है समताप मंडल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ओजोन का फॉर्मेशन होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी उपस्थिति में ओजोन जो है वो बनती है। तो ये ओजोन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में इस समताप मंडल में पाई जाती है। और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके कारण से जो या ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, इनके इफेक्ट से ओजोन जो है उनकी जो थिकनेस है उसमें दिनों दिन कमी आती रह रही है और कहीं कहीं ओजोन होल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए जैसे ट्रोपोस्फीयर में जैसे हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में स्टार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके आगे फिर ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उसकी अपर लेयर है वहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसके बाद में फिर तीसरा आता है मेसोस्फीयर, लेकिन मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में भी वहाँ पे भी है स्ट्रेटोपोज जो है वो एक लेयर आती है। इसके बाद मेसोस्फीयर जो मध्यमंडल है ये 40 किलोमीटर के आसपास होता है। यहाँ पे वापस टेम्परेचर डाउन होगा, डिक्रीज होगा और हाई सबसे कम है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, वो आपका मेसोस्फीयर कहलाता है। और मेसोस्फीयर की जस्ट अब वो ऊपर से वहाँ से फिर आयन फॉर्मेशन जो होते हैं और सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में जो गैसेज है वो आयनिक फॉर्म में आ जाती है, यानी कि आयनिक फॉर्म यहाँ पाए जाते हैं और ये आयनोस्फीयर कहलाता है। रेस्ट अबव द मेसोस्फीयर के ऊपर तो ये आपके लगभग 300 किलोमीटर तक जो है वो ये पाया जाता है आयनोस्फीयर। और यहाँ आयन रेडियो वेव्स वगैरह ये संपर्क होती है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। और इसके जो अबव है वो एक्सोस्फीयर कहलाता है, एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर कहलाता है, इसके अबव 300 किलोमीटर। तो ये कुछ शॉर्ट में जो है अपन ने डिस्कस किया है एटमॉस्फेयर के बारे में। सेकंड फैक्टर जो है वो विंड का अपन लेते हैं। विंड के अंदर विंड का जिसे अपन पवन कहते हैं हिंदी में, एयर और विंड में डिफरेंस है। विंड को पवन कहते हैं हिंदी में, पवन, और एक एयर शब्द आता है जिसे अपन वायु कहते हैं। तो वायु ही पवन है, लेकिन जो गतिशील वायु होती है उसे अपन पवन कहते हैं। इट मीन्स एयर इन मोशन, एयर इन मोशन इज नोन एज विंड। और विंड का जो स्पीड है वो इसकी विंड की वेलोसिटी कहलाती है। विंड की वेलोसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब जहाँ पे आप देखिए जहाँ पे प्लेन सरफेस होते हैं, ओपन एरिया होते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया है या सी कोस्ट है, कोस्टल एरियाज है या पठारी भाग हाइट में अगर अपन बात करते हैं जहाँ विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी एडवर्स कंडीशन पाई जाती है। और जब साइक्लोन वगैरह बनते हैं तो उस समय विंड वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाती है और उस समय प्लांट्स एनिमल्स को काफ़ी लॉस होता है। तो विंड जो है वो किस प्रकार से एक एटमॉस्फेरिक फैक्टर है उसका अपन शॉर्ट में स्टडी करेंगे। विंड के लिए यहाँ पे अपन उसके इफेक्ट जो है वो 3 रूप में देखेंगे विंड के, एक फिजिकल, दूसरे मैकेनिकल और तीसरे जो है फिजियोलॉजिकल। मैकेनिकल या एनाटॉमिकल भी कहेंगे। ये 3 अपन उसके इफेक्ट देखते हैं। तो और ये हम आपको बताया है कि जो विंड का जो डायरेक्शन जो होता है, विंड की वेलोसिटी जो है, विंड की स्पीड में डिफरेंस क्यों आता है कि जब डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जो एडजेसेंट ज्योग्राफिकल रीजन है उनके अंदर लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, हीटिंग के कारण जो चेंजेज आ रहे हैं, जिसके कारण एक जगह हल्की हवा बनती है, एक जगह
भारी हवा बनती है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है और एक जगह कम रहता है। तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जो है वो एयर मूव कर रही है, और उसमें डिफरेंस कितना उसके आधार पे ही ये उसका स्पीड होता है। जैसे कि साइक्लोन बनता है ओशन के अंदर, तो वहाँ पे बहुत हाई एयर प्रेशर होता है, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो और इक्वेटोरियल रीजन जो पोल से, पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ विंड का मूवमेंट होता है, और इनका ज़्यादातर जो इफेक्ट है विंड का वो कहाँ पे होगा, एक तो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया, और दूसरा आपका डेजर्ट है, और एक हाई एल्टीट्यूड। ये कुछ रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इनके सबसे पहले अगर अपन फिजिकल की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है अपरूटिंग। अपरूटिंग जो है, या उसको ब्रेकेज, अपरूटिंग और ब्रेकेज की बात करते हैं, ये सबसे पहला फैक्टर है। अगर हाई विंड वेलोसिटी है, साइक्लोन का इफेक्ट है, तो अपरूटिंग हो जाता है, जो पेड़ जो है वो जड़ों से उखड़ जाते हैं और उसका कोस्टल एरियाज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या फिर उसके जो ब्रांचेज वगैरह है वो पूरा ब्रेकेज हो जाता है, फिजिकल डैमेज इनको बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल अगर अपन बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है, जो फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट कवर जो होते हैं, या फॉरेस्ट की कैनोपी होती है, फॉरेस्ट कवर जो है वो विंड स्पीड को 80% तक उसको रिड्यूस कर सकता है, फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो एक नेचुरल विंड ब्रेक है, उसका विंड को ब्रेक करता है, विंड ब्रेक। और विंड ब्रेक को सेल्टर बैंड के नाम से भी जाना जाता है, सेल्टर बैंड्स के नाम से भी जाना जाता है विंड ब्रेक को। तो फॉरेस्ट एक नेचुरल विंड ब्रेक के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे ओपन एरिया या जो फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है या कोई भी ओपन एरिया है, उसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल स्ट्रिप जो है ऑफ डेंस, आर्टिफिशियल डेंस स्ट्रिप ऑफ प्लांट्स जो है वो एक लगाई जाती है अगेंस्ट राइट एंगल ऑफ विंड डायरेक्शन। हवा का जो वेग जो है उसके लगभग समकोण पर, जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसके चारों तरफ जो है, या कोई कोस्टल एरिया है जहाँ पे जो विंड डायरेक्शन है उसके राइट एंगल पे एक डेंस और टॉल ट्री का जो प्लांटेशन किया जाता है एक स्ट्रिप के रूप में, जिसकी चौड़ाई जो 20 से 50 मीटर तक हो सकती है, उसे अपन कहते हैं सेल्टर बेल्ट्स। ये कहलाता है सेल्टर बेल्ट्स, या उसको विंड ब्रेक कहते हैं, विंड ब्रेक। और इसके द्वारा काफ़ी मात्रा में जो लॉस होता है हाई विंड वेलोसिटी के कारण उसको रोका जा सकता है। वर्ल्ड में कई ऐसे उदाहरण हैं जो मध्य अमेरिकन कंट्रीज है, सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है, जिसमें निकारागुआ है, होंडुरास है, जहाँ पे साइक्लोन का असर बहुत ज़्यादा होता है। उन छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है उन्होंने ऐसे ही विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट को डेवलप किया है, और जिसके आधार पर उन्होंने काफ़ी डैमेज को कम करके एक उदाहरण पेश किया है। तो अपरूटिंग या ब्रेकेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर डिफॉर्मेशन एक आता है, हाई विंड वेलोसिटी के कारण जो प्लांट का पूरा जो शेप जो है वो उसका डिफॉर्मेशन होता है, यानी ब्रांचिंग किसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, उनका पूरा शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है। इसके बाद में एब्रेशन एक आता है। एब्रेशन जो होता है, एब्रेशन के अंदर हाई वेलोसिटी के कारण जो प्लांट के जो मेरिस्टेम या जो बर्ड्स होते हैं, ऐसे कोमल भाग होते हैं, वो टूट जाते हैं, और जिसके कारण इससे उनको काफ़ी हैवी लॉस होता है, तो वो एब्रेशन कहलाता है। इसके अलावा एक लॉजिंग होता है। लॉजिंग के अंदर हाई विंड वेलोसिटी के कारण कोस्टल एरियाज में, या मान लो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो वहाँ पे जैसे राइस फील्ड है या वीट के खेत हैं, तो उस कंडीशन में, या गन्ना है, तो वहाँ हाई वेलोसिटी के कारण या तूफान आ गया तो वो पूरी फसल है वो नीचे गिर जाती है, उसका लॉजिंग हो जाता है। तो ये लॉजिंग, एब्रेशन की फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो अपरूटिंग है, ये सारे फिजिकल फैक्टर के रूप में है। मैकेनिकल अगर अपन एनाटॉमिकल की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें, जैसे मान लो जिस डायरेक्शन ऑफ विंड है तो उसके जो दूसरे साइड है वहाँ पे कंप्रेसर वुड बनती है, वहाँ पे कंप्रेसर वुड बनती है, और कंप्रेसर वुड के अंदर जो है वो रेडिस जाइलम बनता है, रेडिस जाइलम बनता है काफी कठोर। तो ये कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। या फिर वहाँ पे कोलेनकाइमा जो होता है उसका निर्माण ज़्यादा होता है, कोलेनकाइमा वगैरह ऐसे टिश्यूज का निर्माण ज़्यादा होता है, तो इसके कारण मैकेनिकल चेंजेस भी प्लांट में आते हैं।
और प्लांट की जो हाइट है वो कम रह जाती है और स्ट्रेंथ रह जाता है या उसमें कुशन लाइक बॉडी बन जाती है। अपनी फिजियोलॉजिकल बात करेंगे तो यहाँ पे प्लांट के अंदर जो डेसिकेशन की पोजीशन आ जाती है, हवा का वेग जितना ज़्यादा होगा, अगर मान लो डेजर्ट है, मरुस्थल है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती है गर्मियों के अंदर, तो वहाँ पे डेसिकेशन की स्थिति आ जाती है क्योंकि उस समय ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत हाई हो जाती है जिसके कारण शुष्कता बढ़ जाती है और इन डेसिकेशन के कारण इवेपोट्रांसपिरेशन हाई हो जाता है और अंत में प्लांट के अंदर शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है फिजियोलॉजिकली। तो ये उसका बहुत ही बड़ा इसमें इफेक्ट है वो देखने को मिल जाता है और रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो हाई हो जाती है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिकल और फिजिकल जो है वो इफेक्ट जो है वो विंड के कारण पैदा होते हैं और अंत में जो है वो फायर जो है फैक्टर की बात करेंगे अपन। फायर जो होता है जिसे अपन आग कहते हैं, थर्ड है फायर। आग जो है वो बहुत ही भयानक एक फैक्टर के रूप में इनका है लार्ज स्केल पे डैमेज होता है। आग जो नेचर में लगती है, नेचुरल अगर अपन आग की बात करते हैं जहाँ पे भी, जिसमें एक तो लाइटनिंग के द्वारा होती है, बिजली की चमक होती है, एक वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक इरप्शंस हैं और इसके अलावा जो है वो जैसे एवरेज बैम्बू, जो बैम्बू वगैरह होते हैं उसमें फ्रैक्शन जो होता है घर्षण, कुछ फॉरेस्ट की वेजिटेशन होती है उसमें जैसे बैम्बू जैसी वनस्पति होती है उसमें फ्रैक्शन होता है जिसके कारण से आग लग जाती है, या वोल्केनो का एरप्शन हो गया तो लार्ज स्केल पे आग लगती है या कहीं लाइटनिंग प्रोसेस होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल में सबसे बड़ा ह्यूमन कॉज जो है, ह्यूमन कॉज्ड जो फायर होती है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ये ज़्यादा घातक होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जितनी भी आग लगती है इसके कारण लार्ज स्केल पे वनस्पति को लॉस होता है। आग का जो स्टडी है वो पाइरो इकोलॉजी के अंदर किया जाता है, ये एक ब्रांच और है पाइरो इकोलॉजी और इसके अंदर इसका स्टडी करते हैं। आग कहाँ पे फॉरेस्ट में या किसी भी एरिया में जहाँ आग का इफेक्ट हो रहा है तो आग किस लेवल तक है उसके आधार पर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक ग्राउंड फायर होता है और एक सरफेस फायर होती है और तीसरी क्राउड फायर होती है। ग्राउंड फायर के अंदर जहाँ पे कुछ ह्यूमिक कंटेंट ज़्यादा होता है या जो ह्यूमस के ढेर ज़्यादा हो, ऐसे कुछ पर्टिकुलर जो प्लांट है जहाँ पे ग्राउंड की वेजिटेशन या उसको ज़्यादा लॉस होता है वो ग्राउंड फायर होता है, लेकिन ये उसमें ज़्यादातर ज्वाला ज़्यादा नहीं होती है, फ्लेम वगैरह इसलिए कम डिस्ट्रक्टिव होती है। सेकंड सरफेस फायर होती है जहाँ पे ज़्यादातर हर्बेसियस वेजिटेशन के ऊपर आग लग जाती है और कुछ ज्वाला ऊपर तक उठती है और इसमें लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभार अगर डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लग जाती है या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है तो वो क्राउन लेवल तक, जो फॉरेस्ट के टॉप तक आग पहुंच जाती है और वो बहुत सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और लार्ज स्केल पे इसका लॉस होता है। हाल ही में पिछले 1 साल से देखने को मिला है कि दुनिया के अलग अलग जो है रसिया के जो बोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं, अमेजन के फॉरेस्ट की बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में दुनिया भर में आग से बहुत ज़्यादा वनस्पति है वो तबाही हो रही है, उसका इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब इसके अलावा जो आग के इफेक्ट से जहाँ भी फॉरेस्ट में आग लगती है उनके द्वारा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डिकम्पोजिशन होता है और डिपोजिशन होता है जिसके द्वारा वापस नए जो हैबिटेट डेवलप होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है और कुछ ऐसे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं। जो रेजिस्टेंट प्लांट है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की जैसे फंजाई है, जैसे एस्कोमाइसिस की फंजाई है, पाइरोनीमा होता है जो आग लगने के बाद ही वो बेस्ट ग्रो करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसी ग्रासेज होती हैं जैसे थीमिडा है, थीमिडा की कुछ स्पीसीज है, हेटेरोपोगोन है, एरिस्टिडा है, ये कुछ ऐसे ग्रासेज है, साइनाडोन है जो आग लगने के बाद उसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। और एक प्लांट होता है रस जो होता है रस है, इसके अलावा पाइनस की स्पीसीज है, बैटुला है, बहुत सारे प्लांट है तो उनके कॉर्न्स वगैरह उनका से जर्मिनेशन पीरियड बहुत लंबा होता है तो आग लगने के बाद वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और रस जो होते हैं उनके भी सीड है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेजिस्टेंट होते हैं तो उसके बाद वो आसानी से उसका जर्मिनेशन होता है। तो ये कुछ उसके इफेक्ट के रूप में है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने एटमॉस्फेरिक गैसेज, विंड और फायर का स्टडी किया है। थैंक यू।